इस समय जब हमारी ये गहराई से की गई चर्चा सुनी जा रही है, हमारे शरीर के अंदर लगभग 30 ट्रिलियन से ज्यादा छोटी छोटी मशीनें लगातार काम कर रही हैं। 30 ट्रिलियन! ओम, ये संख्या ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाली है। बिल्कुल। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? इनमें से हर एक मशीन का एक सीधा मतलब एक अटूट पारिवारिक इतिहास है, जो अरबों साल पहले पृथ्वी पर पनपे सबसे पहले जीवन से जाके जुड़ता है। हाँ, ये सच में अद्भुत है। और आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं, इस डीप डाइव में। सही कहा। तो हमारे पास आज स्रोत के रूप में हाथ से लिखे हुए विज्ञान के कुछ बेहद दिलचस्प नोट्स हैं, और इन नोट्स की बिल्कुल पहली पंक्ति में ही एक बहुत ही स्पष्ट दावा किया गया है। वो सेल वाली लाइन है ना? हाँ। लिखा है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। मतलब सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बिल्कुल। और हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे 1600 के दशक से लेकर 1800 के दशक के बीच बिना किसी आधुनिक तकनीक के वैज्ञानिकों ने एक पूरी अदृश्य दुनिया को परत दर परत उजागर किया। बिना किसी खास तकनीक के, ये सोचना ही। हाँ, मैं वही बताने वाली थी। ये सफर असल में सिर्फ माइक्रोस्कोप में देखने के बारे में नहीं है, ये मानव इतिहास की एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति है। मतलब एक पूरा नजरिया ही बदल गया। एकदम सही। हम जिन नोट्स का विश्लेषण कर रहे हैं, वे विज्ञान की कोई सूखी टाइमलाइन नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे हमने ये डिकोड किया कि जीवन असल में काम कैसे करता है। और वो भी उस दौर में जब लोगों का मानना था कि बीमारियां बुरी हवाओं से फैलती हैं। तब कुछ गिने चुने लोग कांच के छोटे टुकड़ों के जरिए जीवन के सबसे बुनियादी कोड को हैक करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इन नोट्स के पहले पन्ने पर जिस शख्स का नाम सबसे ऊपर है, वो है रॉबर्ट हुक। साल 1665, राइट? हाँ, साल था 1665। नोट्स में लिखा है कि हुक ने एक पेड़ की छाल, जिसे कॉर्क कहते हैं, उसका एक बारीक टुकड़ा लिया और उसमें एक मृत कोशिका यानी डेड सेल को देखा। और यहीं से उस शब्द की शुरुआत हुई। बिल्कुल, यहीं पर सेल शब्द पहली बार सामने आया, जो लैटिन शब्द सेल्यूला से बना है, जिसका मतलब होता है छोटे कमरे। छोटे कमरे, ये नाम बहुत सटीक बैठता है अगर हम उस चित्र को देखें। हाँ, अगर हम इन नोट्स में बने उस पहले चित्र को देखें जिसके नीचे डेड सेल लिखा है, तो ये चित्र बिल्कुल आपस में जुड़े हुए खाली कमरों या किसी जेल के ब्लॉक जैसा दिखता है। एकदम मधुमक्खी के छत्ते जैसा ढांचा। हाँ, सूखा हुआ ढांचा। तो एक तरह से हुक ने जो देखा वो जीवन नहीं था, बल्कि एक खाली पड़ी हुई अपार्टमेंट बिल्डिंग थी जहां से सारे निवासी बहुत पहले ही जा चुके थे, बस दीवारें बची थी। ये तुलना कुछ हद तक सही है, लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी है। अच्छा, वो क्या? देखिए, ईंटों की इमारत शुरू से ही निर्जीव होती है ना? जबकि रॉबर्ट हुक जो देख रहे थे वो कभी एक जीवित सांस लेने वाले पेड़ का हिस्सा था। ओ, सही बात है। हुक को लगा कि वो कोई खाली जगह देख रहे हैं, लेकिन असल में वे उस चीज को देख रहे थे जिसे आज हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्हें पता ही नहीं था। बिल्कुल, हुक का माइक्रोस्कोप आज के मानकों के हिसाब से बहुत ही साधारण था। वो सिर्फ एक नली में लगे हुए 2 लेंस थे। उस समय कांच को तराशने की तकनीक इतनी विकसित नहीं थी। तो मतलब तस्वीर बहुत धुंधली रही होगी। हाँ, बहुत धुंधली। उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने जीवन की सबसे अहम इकाई खोज ली है। उन्हें लगा कि पौधों में पानी या रस ले जाने के लिए ये सिर्फ खाली नलियां हैं। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि कोई इंसान इतिहास की इतनी बड़ी खोज कर ले और उसे खुद ही ये पता ना हो कि उसने क्या खोजा है। विज्ञान में ऐसा कई बार हुआ है। लेकिन अगर हुक को सिर्फ काली ढांचे दिखें, तो किसी भी जिज्ञासु दिमाग में स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठना चाहिए कि इन कमरों के अंदर रहता कौन था। खाली कमरे का मतलब है कि कभी कोई किराएदार तो रहा होगा। बिल्कुल। और इस सवाल का जवाब मिलने में लगभग 9 साल लग गए, जो हमें सीधे साल 1674 में एंटनी वैन ल्यूएनहॉक के पास ले जाता है। हाँ, और ल्यूवेनहॉक की कहानी विज्ञान के इतिहास में सबसे अनोखी है। मतलब वो कोई पेशेवर वैज्ञानिक नहीं थे। अच्छा, तो वो क्या करते थे? वो असल में कपड़ों के व्यापारी थे। अरे वाह! कपड़ों के व्यापारी से सीधा माइक्रोबायोलॉजी। हाँ, धागों की गुणवत्ता परखने के लिए उन्हें अच्छे लेंस की जरूरत होती थी, और इसी चक्कर में उन्होंने अपने खुद के लेंस बनाने शुरू कर दिए, और वे हुक के लेंस से कहीं ज्यादा साफ और शक्तिशाली थे।
यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। नोट्स में बताया गया है कि ल्यूवेनहॉक ने 1674 में बारिश के ठहरे हुए पानी में पहली जीवित कोशिका यानी एक फ्री लिविंग सेल की खोज की। ठहरे हुए पानी में सोचिए, 1 मिनट रुकिए, जरा इस बात पर गौर करते हैं। कोई इंसान एक गंदे गड्ढे से बारिश का ठहरा हुआ पानी उठाता है, जो बाहर से बिल्कुल शांत और निर्जीव दिखता है, हाँ, और कहता है कि इसके अंदर एक जीती जागती तैरती हुई पूरी दुनिया मौजूद है। उस समय के समाज ने इस बात को कैसे लिया होगा? क्या उन्हें पागल नहीं समझा गया होगा? उन्हें बिल्कुल सनकी समझा गया था। जब ल्यूवेनहॉक ने रॉयल सोसाइटी को पत्र लिखकर बताया कि उन्होंने पानी की एक बूंद में हजारों छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को तैरते हुए देखा है, जिन्होंने उन्हें एनिमल क्यूल्स कहा था, है ना? हाँ, एनिमल्क्यूल्स, तो शुरुआत में किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। ये विज्ञान में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। एकदम नजरिया बदलने वाली बात। बिल्कुल। मृत और स्थिर छाल से लेकर एक चलते फिरते, शिकार करते और प्रजनन करते जीवन तक का ये सफर चौंकाने वाला था। उस माइक्रोस्कोप के पीछे बैठे इंसान के लिए ये एहसास कितना जादुई रहा होगा। हाँ, कि जिस दुनिया को हम नंगी आंखों से देखते हैं, उसके ठीक समानांतर एक और अदृश्य दुनिया पूरी ऊर्जा के साथ चल रही है। एकदम सही। और नोट्स में बने दूसरे चित्र को देखने पर यह फर्क साफ समझ आता है। पहले वाले डेड सेल के चित्र में सिर्फ खाली डब्बे थे। हाँ, बस सेल वॉल। लेकिन इस लिविंग सेल के चित्र में बहुत सारी चीजें लेबल की गई हैं। इसमें न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है और सेल मेम्ब्रेन है। मतलब पूरा घर सजा हुआ है। हाँ, वही तो। ये खाली अपार्टमेंट नहीं है, इसमें सारा फर्नीचर और काम करने वाले लोग मौजूद हैं। हालांकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ल्यूवेनहॉक ने 1674 में ही इन सभी हिस्सों को नाम नहीं दे दिया था। अच्छा, तो ये लेबल्स बाद में आए? हाँ, नोट्स में बना ये चित्र असल में एक मास्टर ब्लूप्रिंट है, जो बाद में आने वाले दशकों की खोजों को एक साथ समेटे हुए है। ल्यूवेनहॉक ने सिर्फ ये साबित किया था कि कोशिकाएं जीवित होती हैं। समझ गया। लेकिन उस जीवित ढांचे को अंदर से कौन चला रहा है, इसके अंदर की मशीनरी क्या है, ये समझना अभी बाकी था। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि विज्ञान कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक दिन में सब कुछ पता चल जाए। बिल्कुल, इसमें समय लगता है। नोट्स के मुताबिक न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने साल 1831 में की, और फिर 1839 में पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द गढ़ा, जिसे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जोड़ बताया गया है। हाँ, ये दोनों बहुत बड़ी खोजें थी, लेकिन एक बात खटकती है। ल्यूवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका देखी और ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस खोजा। बीच में 150 से ज्यादा साल का अंतर। हाँ, ये एक बहुत बड़ा गैप है। इतने लंबे समय तक वैज्ञानिक क्या कर रहे थे? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये पूरी तरह से तकनीक और भौतिकी की सीमा थी। मतलब माइक्रोस्कोप की दिक्कत। हाँ, उस समय के कांच के लेंसों में एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसे क्रोमैटिक एबरेशन कहते हैं। क्रोमैटिक एबरेशन? सरल शब्दों में कहूं तो जब प्रकाश उन लेंसों से गुजरता था तो वो अलग अलग रंगों में बट जाता था, जिससे तस्वीर बहुत धुंधली और रंगीन हो जाती थी। आप किसी सूक्ष्म चीज के अंदर झांक ही नहीं सकते थे। ओह, तो तस्वीर साफ नहीं थी। बिल्कुल। इस लेंस तकनीक को सुधारने, प्रकाश को सही तरीके से केंद्रित करने में सदियों का समय लग गया। 1830 के दशक तक आते आते ही माइक्रोस्कोप इतने बेहतर हो पाए कि वैज्ञानिक कोशिका की दीवार के पार उसके अंदर के बारीक हिस्सों को देख सकें। इसका मतलब है कि उन्होंने 150 साल तक सिर्फ खिड़की का कांच साफ किया ताकि अंदर देखा जा सके। हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। और जब उन्होंने अंदर झांका तो रॉबर्ट ब्राउन को न्यूक्लियस मिला। अक्सर हम पुरानी किताबों में पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस कोशिका का कंट्रोल रूम होता है। हाँ, ये बहुत आम एनालॉजी है। लेकिन मुझे ये तुलना हमेशा अधूरी लगती है। एक कंट्रोल रूम में कोई बॉस बैठकर आदेश देता है, कोशिका ऐसे काम नहीं करती। तो आप इसे कैसे समझाएंगे? अगर हम इसे एक बेहतर एनालॉजी से समझें तो न्यूक्लियस असल में किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री की एक अत्यधिक सुरक्षित रेसिपी बुक या मास्टर ब्लूप्रिंट लाइब्रेरी है। वो आदेश नहीं देता, बल्कि उसके पास जीवन को बनाने के सारे निर्देश लिखे हुए हैं। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प है। कोशिका के बाकी हिस्से बस उस लाइब्रेरी से जानकारी कॉपी करते हैं और अपना काम करते हैं। ये एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक रूप से सही एनालॉजी है। न्यूक्लियस निर्देश नहीं चिल्लाता,
वो बस ब्लूप्रिंट सुरक्षित रखता है। बिल्कुल। और इसी से पुरकिंजे द्वारा 1839 में दिए गए प्रोटोप्लाज्म शब्द की अहमियत समझ आती है। प्रोटोप्लाज्म यानी वो तरल पदार्थ। हाँ, अगर न्यूक्लियस वो ब्लूप्रिंट लाइब्रेरी है तो प्रोटोप्लाज्म उस फैक्ट्री का फर्श और वो सारा तरल पदार्थ है जिसमें बाकी की मशीनें तैर रही हैं। ओके, समझ गया। उस समय एक बहुत बड़ी दार्शनिक बहस चल रही थी। बहुत से लोगों का मानना था कि जीवन कोई जादुई हवा या वाइटल फोर्स है जो शरीर में फूकी गई है। हाँ, आत्मा या जीवन शक्ति जैसा कुछ। बिल्कुल। पुरकिंजी ने इस विचार को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जीवन कोई जादू नहीं है, बल्कि जीवन एक वास्तविक रासायनिक और भौतिक पदार्थ है। और वो पदार्थ ये प्रोटोप्लाज्म है। एकदम सही। यह सच में एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग थी। यानी हम किसी जादुई शक्ति से नहीं, बल्कि रासायनिक तरल और ब्लूप्रिंट से चल रहे हैं। हाँ, विज्ञान ने जीवन को एक भौतिक रूप दे दिया था। लेकिन अभी भी इस पूरी पहेली का सबसे बड़ा हिस्सा गायब था। हमारे पास कोशिका के सारे टुकड़े थे, दीवार, तरल पदार्थ और न्यूक्लियस। लेकिन इन बिखरे हुए टुकड़ों को एक नियम में पिरोने की जरूरत थी। एक यूनिवर्सल थ्योरी की जरूरत थी। हाँ, और यहीं पर इस सदी का सबसे बड़ा जीव विज्ञान का मोड़ आता है। 1838 और 1839। नोट्स बताते हैं कि 1838 में जर्मन बॉटैनिस्ट मैल्थर श्लेडन और 1839 में थियोडोर श्वान ने सेल थ्योरी को आकार दिया। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि यह वो पल था जब सारा ज्ञान एक जगह आकर मिल गया। श्लेडन और श्वान का काम एक साथ आना कोई छोटी घटना नहीं थी। ये विज्ञान का वो महान एकीकरण था जिसकी जीव विज्ञान को सख्त जरूरत थी। और मुझे इस एकीकरण का कारण बड़ा दिलचस्प लगता है। श्लेडन एक बोटेनिस्ट थे, यानी उनका सारा काम पेड़ पौधों पर था। उन्होंने पाया कि पौधे कोशिकाओं से बने हैं। सही। दूसरी तरफ श्वान जानवरों पर काम कर रहे थे और उन्होंने पाया कि जानवर भी कोशिकाओं से बने हैं। जब दोनों ने अपनी खोजें मिलाईं, तो इसका सीधा मतलब क्या था? कि दोनों की बुनियादी इकाई एक ही है। बिल्कुल। इसका मतलब था कि एक विशाल ओक का पेड़, आसमान में उड़ने वाला बाज और जमीन पर चलने वाला इंसान, ये सब कुछ बिल्कुल एक जैसे माइक्रोस्कोपिक लेगो ब्रिक्स से बने हैं। अरे वाह, लेगो ब्रिक्स, अच्छी तुलना है। उस समय तक लोग पेड़ पौधों और जानवरों को कुदरत के दो बिल्कुल अलग अलग हिस्से मानते थे। सेल थ्योरी ने इस भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ दिया। और इसी से विज्ञान का एक यूनिवर्सल लॉ या सार्वभौमिक नियम पैदा हुआ। पृथ्वी पर मौजूद हर जीवित चीज की बुनियादी संरचना एक ही है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। लेकिन सेल थ्योरी का ये शुरुआती रूप पूरी तरह से मुकम्मल नहीं था। इसमें एक बहुत बड़ी खामी थी। खामी? वो क्या? श्लेडन और श्वान ये तो बता पाए कि हर जीवित चीज कोशिका से बनी है, लेकिन वे ये नहीं बता पाए कि नई कोशिकाएं आखिर आती कहां से हैं। ओहो, मतलब ओरिजिन का सवाल वहीं का वहीं था। हाँ, उस समय स्पॉन्टेनियस जेनरेशन नाम का एक बहुत ही हास्यास्पद लेकिन लोकप्रिय सिद्धांत माना जाता था। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये क्या है? लोगों का सच में ये मानना था कि अगर आप गंदे कपड़ों और थोड़े से गेहूं को एक कोने में छोड़ दें तो कुछ दिनों में उसमें से अपने आप चूहे पैदा हो जाएंगे। एक मिनट, सच में? कपड़ों से चूहे? हाँ, या सड़ते हुए मांस से अपने आप मक्खियां पैदा हो जाती हैं। उन्हें लगता था कि जीवन शून्य से या निर्जीव चीजों से बस अचानक प्रकट हो जाता है। ओहो, ये तो सच में हैरान करने वाला है कि इतने बुद्धिमान लोग भी ऐसी बेतुकी बातें मानते थे। उस समय के हिसाब से उन्हें यही सच लगता था। तो इस अंधविश्वास को किसने तोड़ा? और यहीं पर इस वैज्ञानिक सफर की वो आखिरी और सबसे शक्तिशाली पंक्ति आती है। साल 1855, रुडोल्फ विर्चो। हाँ, विर्चो का वो बयान नोट्स में बहुत साफ अक्षरों में लिखा है। सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कोशिकाएं हमेशा पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल। जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि आज के दौर में ये बहुत ही आम सी बात है। लेकिन अगर उन चूहों और सड़ते हुए मांस वाली कहानियों के संदर्भ में इसे देखें तो विर्चो का ये बयान एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक धमाका था। इससे एक अहम सवाल उठता है कि अगर जीवन शून्य से प्रकट नहीं हो सकता तो इसका क्या अर्थ है? कि कंटिन्यूअस चेन है। बिल्कुल। विर्चो ने इस एक वाक्य से जीव विज्ञान को एक सख्त नियम में बांध दिया। कोई जादू नहीं, कोई अचानक से प्रकट होने वाला जीवन नहीं। मतलब हर चीज का एक स्रोत है। हाँ, हर नई कोशिका को बनाने के लिए एक पुरानी कोशिका का होना शर्त है। पुरानी कोशिका विभाजित होती है, अपना ब्लूप्रिंट कॉपी करती है और नई कोशिकाएं बनती हैं।
ये प्रकृति का एक ऐसा अखंड नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं है। ये पूरी टाइमलाइन किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं लगती है ना? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो ये सफर 1665 में रॉबर्ट हुक के साधारण माइक्रोस्कोप और कॉर्क के उन खाली कमरों से शुरू हुआ था, जहां उन्हें जीवन का कोई अंदाजा नहीं था। बिल्कुल। वहां से हम 1674 में ल्यूएनहॉक के गंदे पानी में तैरते हुए उस पहले जीवित संसार तक पहुंचे। फिर क्रोमैटिक एब्रेजन जैसी तकनीकी रुकावटों के कारण 150 साल का लंबा इंतजार हुआ, वो खिड़की साफ करने वाला दौर। हाँ, जब तक कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने उस सेल के अंदर मास्टर ब्लूप्रिंट लाइब्रेरी यानी न्यूक्लियस को नहीं खोज लिया। फिर 1839 में पुरकिंजे ने बताया कि प्रोटोप्लाज्म ही वो भौतिक रसायन है जो हमें जीवित रखता है। और फिर वो महान एकीकरण। सही कहा। अंत में श्लेडन, श्वान और विर्चो ने मिलकर इस पूरे ज्ञान को एक सार्वभौमिक नियम में बदल दिया कि हम सब एक ही लेगो ब्रिक्स से बने हैं और हर ईंट अपनी पुरानी ईंट से ही आई है। यह वो अनुस्मारक है जो हमें अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर जीवन की सबसे गहरी भौतिक सच्चाई तक ले आया। सच में विज्ञान सिर्फ तथ्यों को रटने का नाम नहीं है, यह उस नजरिए को विकसित करने का नाम है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। उन शुरुआती खोजकर्ताओं की जिज्ञासा और उनके संघर्ष के बिना हम शायद आज भी जीवन को किसी जादुई शक्ति का परिणाम ही मान रहे होते। मानवीय जिज्ञासा सच में बहुत शक्तिशाली है। और इन सारे तथ्यों को गहराई से खंगालने के बाद एक ऐसा विचार दिमाग में आता है जिसे अनदेखा करना नामुमकिन है। वो क्या है? रूडोल्फ विर्चो का वो कथन कि हर कोशिका हमेशा एक पहले से मौजूद कोशिका से ही आती है। अगर हम इस नियम को पूरी तरह से सच माने तो जरा इसके नतीजों के बारे में सोचिए। ये बहुत गहरा विचार है। इसका सीधा सा मतलब है कि इंसानी शरीर में मौजूद हर एक कोशिका अचानक से कहीं से नहीं टपकी है, वे विभाजन के जरिए अपनी पुरानी कोशिकाओं से आई हैं। हाँ, एक चेन की तरह। अगर हम उस भौतिक श्रृंखला को पीछे की तरफ खींचना शुरू करें, एक पीढ़ी पीछे, 100 पीढ़ी पीछे, लाखों साल पीछे, तो ये एक ऐसी अटूट भौतिक कड़ी है जो हमें सीधे उस सबसे पहली जीवित कोशिका से जोड़ती है जो अरबों साल पहले इस पृथ्वी पर पनपी थी। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना? सोच कर देखिए, जीवन का वो धागा कभी टूटा नहीं, जीवन कभी रुका नहीं, वो बस एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विभाजित होता रहा, महासागरों से लेकर जंगलों तक का सफर करता रहा और अरबों सालों के बाद आज वो हमारे अंदर सांस ले रहा है। क्या ये विचार रॉबर्ट हुक के उन खाली कमरों को पूरी तरह से एक अमर जीवन से नहीं भर देता?